सह लेंगे हम सारे सितम, भूलेगा न मन तुझे मेरे सनम। दीवान हाउसिंग का स्कैंडल हो या यस बैंक, एडिशनल टायर 1 का स्कैंडल हो या फिर पीएमसी बैंक, हम कभी भी मीडिया का साथ नहीं छोड़ेंगे। सह लेंगे हम सारे सितम, अपने ही पैसे के लिए हम एटीएम के बाहर खड़े होंगे और अपने ही एफडी के लिए हम कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे, लेकिन हम मीडिया का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड हो या 41 लाख करोड़ का लॉस, और अब फ्रैंकलिन की स्कीम हो या 34 और स्कीम्स हो, हम कभी भी एसआईपी बंद नहीं करेंगे। सह लेंगे हम सारे फ्रॉड्स के सितम। अब सीकेपी बैंक भी बंद हो गया, उसने भी एनपीए किए थे, हम वो भी सह लेंगे, लेकिन मीडिया का साथ नहीं छोड़ेंगे। सह लेंगे हम सारे फ्रॉड्स के सितम। तो ये था गाना ट्रेजरी कंसल्टिंग की तरफ से उन इन्वेस्टर्स के लिए जिनके अंदर नकुल या सहदेव की आत्मा है। तो महाभारत में जो 5 पांडव थे उनकी मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स थी। युधिष्ठिर जो थे वो सत्य पर चलते थे, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। अर्जुन द बेस्ट आर्चर, भीम द मैन विद द पावर। नकुल और सहदेव में से प्रिसाइसली एग्जैक्टली एक था जिनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा था। आई थिंक वो सहदेव थे जिनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा था, बट आई नीड टू चेक अगेन। तो ये गाना उन सब के लिए जिनके अंदर पेशेंस जरूरत से बहुत ज्यादा है। जब यस बैंक का स्कैंडल हुआ तो भी हमने एक वॉइस रेस करी थी कि ये स्कैंडल लास्ट स्कैंडल नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया और मीडिया स्पॉन्सर्ड लोगों ने हमारे YouTube पे आके कमेंट लिखे, हु केयर्स। आपने खुद देखा सीकेपी बैंक, एक और कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल हो गया। इस पे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन है और हम अपने टिकटॉक चैनल पे इसको कवर करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, हम उस फाइनेंशियल सिस्टम में लिव कर रहे हैं, फिर चाहे हम इंडिया से बाहर रहते हो या इंडिया में रहते हो। बीइंग एन इंडियन हम उस फाइनेंशियल सिस्टम में हैं जिसके अंदर कुछ गिने चुने कॉर्पोरेट्स को बेनिफिट करने के लिए वो पूरा फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइंड है। पीएमसी बैंक की जब स्कैंडल हुआ तो हमने देखा कि 6,500 करोड़ 6,500 करोड़ वर्थ की लोन बुक में एक मेजर कंपोनेंट सिर्फ एक रियल एस्टेट कंपनी को दिया गया। हमने तभी भी क्वेश्चन रेज किया था कि ऑडिटर क्या कर रहा था। आज हम सब जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया एक पपेट बन के रह गया है। दीवान हाउसिंग का स्कैंडल हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग का स्कैंडल हुआ, यस बैंक हुआ, पीएमसी बैंक हुआ, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम्स शट डाउन हो गई। और अभी तो मैं आपको इस वीडियो में काफी कुछ बताऊंगा। ये जो फाइनेंशियल सिस्टम डिजाइन है, ये फाइनेंशियल सिस्टम उस तरीके से डिजाइन है कि हम लोग गांधारी बन चुके हैं।
गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी एक रीजन के लिए, उसके पीछे एक रीजन था। लेकिन हम लोगों ने गांधारी की पट्टी अपनी आंखों पे बांधी हुई है विदाउट एनी रीजन, क्योंकि हमें वो पट्टी बांधनी है और हमें ये चीज हमने सोच ली है कि स्कैंडल्स, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड्स और ये सारी चीजें, इनका मतलब ये हमारी लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आज हम एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन उस वीडियो से पहले मैं आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट भी बताना चाहता हूं कि ये वीडियो एक स्टोरी है जिस आदमी का नाम है रामलाल। ओके, इनफैक्ट ये दो लोगों की स्टोरी है, एक आदमी का नाम है रामलाल और एक आदमी का नाम है श्यामलाल। मैं समझता हूं कि इंडिया में रामलाल और श्यामलाल बहुत कॉमन नेम्स हैं, तो ट्रेजरी कंसल्टिंग एक इंडेमनिफिकेशन एस्ट्रिक इशू कर रही है कंडीशनल, कि अगर ये किसी रामलाल या श्यामलाल से कोइंसिडेंस करती है तो ये एक प्योर कोइंसिडेंस होगा, क्योंकि रामलाल श्यामलाल एक बहुत कॉमन वर्ड है, तो इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं। दैट इज, तो दिस इज हाउ इट इज। तो ये एक स्टोरी है दो लोगों की, दो भाइयों की, जिसमें एक भाई है द एल्डेस्ट ब्रदर रामलाल और जो यंगर ब्रदर है वो है श्यामलाल। तो इस स्टोरी के 3 पार्ट्स हैं। हम तीनों पार्ट्स को अलग अलग इवैल्यूएट करेंगे और फिर आपको समझाते हैं कि कैसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। तो इस स्टोरी का जो एल्डेस्ट ब्रदर है वो है मिस्टर रामलाल, और इस स्टोरी के जो यंगेस्ट ब्रदर हैं वो है मिस्टर श्यामलाल। रामलाल एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं। आप कोई भी यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हैं, उसमें हम कोई भी यूनिवर्सिटी जो आपको अच्छी लगती हो। श्यामलाल एक फार्मर है, जो बेसिकली फार्मर है। फार्मर को विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको पता होता है, उनको इतनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती है। उनको मोटा मोटा सिर्फ इतना पता होता है कि बैंक से लोन मिलता है, एफडी होती है, इनसे ज्यादा उनको अवेलेबिलिटी नहीं होती है। फार्मर्स को अनफॉर्चुनेटली इंडियन कंटेक्स्ट में इतना भी नहीं पता होता है कि म्यूचुअल फंड नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट लाइफ का ये है, और ये भी एक रियलिटी है। तो रामलाल जी की एनुअल इनकम जो है वो अराउंड 10 लाख रुपीस है, और श्यामलाल जी की एनुअल इनकम जो है वो अराउंड 6 लाख रुपीस है। ये उनकी एनुअल इनकम है। मैं रिपीट कर दूं, एक फैमिली में 2 ब्रदर हैं, रामलाल और श्यामलाल। रामलाल एक एल्डर ब्रदर है और श्यामलाल यंगर ब्रदर है। रामलाल जी किसी भी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, और श्यामलाल जी अब फैमिली की एक एग्रीकल्चर लैंड है और उस एग्रीकल्चर लैंड पे वो एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये है, रामलाल जी की एनुअल इनकम 6 लाख है और श्यामलाल जी की एनुअल इनकम रामलाल जी की 10 लाख है और श्यामलाल जी की 6 लाख है। रामलाल जी अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं, क्योंकि वो एक यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है कि उनको इकोनॉमिक्स का सब पता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने पैसे पे एक एसआईपी क्रिएट करी। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। और रामलाल जी ने यह पैसा किसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में डाला। म्यूचुअल फंड ने आप कोई भी म्यूचुअल फंड मान सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड एसआईपी ऑफर करते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑफर करते हैं। रामलाल जी को लगता है कि जो एसआईपी है, मान लेते हैं 10,000 रुपीज पर मंथ, वो एसआईपी देते हैं विच इज अराउंड 1,20,000 रुपीज पर ईयर। तो इस पे उन्होंने इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाला। तो लाइक दिस, श्यामलाल जी इतने पढ़े लिखे नहीं है, फार्मर है, उनको म्यूचुअल फंड वगैरह का कोई आइडिया नहीं है, तो उन्होंने अपने पैसे की एक एफडी करा दी और एफडी की वैल्यू है 3 लाख रुपीस। ओके, सो 3 लाख रुपीस की उन्होंने एफडी करा दी।
रामलाल जी ने जब पैसा म्यूचुअल फंड में डाला तो ये सोच के डाला कि उनके पैसा ग्रो होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली द रियलिटी ये है कि पिछले साल लास्ट ईयर 41 लाख करोड़, जो कि इंडियन जीडीपी का अराउंड 20% के आसपास है, वो साफ हो गया। लेकिन घबराए नहीं, इंडियन मीडिया आपको इस बारे में कुछ भी नहीं बोलेगी, क्योंकि इंडियन मीडिया को एक स्टैंडर्ड टारगेट दिया गया है और उनको उस टारगेट के हिसाब से ही प्ले करना है। तो 41 लाख करोड़ हो गया, लेकिन रामलाल जी के अंदर, रामलाल जी एक चैनल देखते हैं, तो मैं एक जरा फैमिली डायग्राम बनाना चाहता हूं। हर रात को ये एक डाइनिंग टेबल है फैमिली का, जहां फैमिली फूड वगैरह करती है। ये मेंबर्स हैं, उनकी प्लेट्स, ये हमारे रामलाल जी और ये हमारे श्यामलाल जी। ये वो देखते हैं बेसिकली ड्यूरिंग डिनर टाइम, हर आदमी प्राइम टाइम देखता है, एवरीवन लव टू हैव प्राइम टाइम। इसके अंदर यहाँ पे इंडियन मीडिया का टीवी चल रहा होता है और उस टीवी पे स्टैंडर्ड जो है वो है हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, अयोध्या, आपका अब कोरोना वायरस, आप जमाती, जो भी टॉपिक इंडियन मीडिया को मिले, इंडियन मीडिया वो डिस्कस करती है। मतलब वो टॉपिक हिंदू मुस्लिम से नियर होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम का क्या आसपास होना चाहिए, वो डिस्कस करेंगे। और इन लोगों का अपना एक फ्रेंड सर्कल है, रामलाल जी का अपना फ्रेंड सर्कल है, वो फ्रेंड सर्कल भी इसी इंडियन मीडिया के आसपास घूमता है। तो वो भी सारा दिन वही हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, अयोध्या और इन सब इश्यूज पे वो बात करते हैं, और कोई इस पे कोई बात नहीं करता कि 41 लाख करोड़ रुपीस डाउन हो गए एंड ऑल इन ऑल। रामलाल जी जैसे कई लोग म्यूचुअल फंड में पैसा पंप कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड ने उसी पैसे को बैंक्स में इन्वेस्ट किया, राइट। तो मान लेते हैं टोटल फंडिंग, रामलाल जी जैसे बहुत लोग हैं इंडिया में, तो टोटल फंडिंग जो है वो है 100 करोड़ पर मंथ। वैसे तो ये अमाउंट बहुत छोटा है, रियलिटी में काफी बड़ा है। 100 करोड़ पर मंथ की फंडिंग है। 100 करोड़ पर मंथ की फंडिंग पे ये पैसा म्यूचुअल फंड बैंक्स के शेयर्स बाय कर रहे हैं। ओके, अब हो क्या रहा है कि बैंक्स के शेयर बाय करने से ये पैसा डायरेक्ट बैंक में पंप हो रहा है। अगर आज मैं मान लेते हैं एक्सिस बैंक है, एज्यूमिंग एग्जांपल, अगर मैं एक्सिस बैंक के शेयर बाय कर रहा हूं, मैं म्यूचुअल फंड हूं और मैं एक्सिस बैंक के शेयर बाय कर रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो पैसा एक्सिस बैंक में चैनल हो रहा है। बैंक उसी पैसे को घुमाकर दो रूट्स के थ्रू रूट कर रहे हैं। नंबर 1, बिग कॉर्पोरेट को लेंड किया जा रहा है। नंबर 2, इसी पैसे से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की जा रही है, या इसी पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय की जा रही हैं, जिसे कहा जाता है SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विड रेशियो। यानी रामलाल जैसे बहुत लोगों ने जो 100 करोड़ पे पर मंथ SIP लगाया और वो आज तक लॉस में है। मार्केट डेटा यही सजेस्ट कर रहा है कि पिछले 3 साल से इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉस में है। इनफैक्ट कल जब मैं अपने एक फ्रेंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कर रहा था और मैंने टिकटॉक पे भी डाला, उनके पोर्टफोलियो में ड्रॉ डाउन था 20% का सिर्फ एक मंथ में। उन्होंने अराउंड फरवरी में पैसा लगाया था, हमने अपना पैसा विड्रॉ कर लिया, हमने एक वार्निंग वीडियो भी रिलीज करी, लोगों ने देखी नहीं देखी, उन्होंने पैसा कंटिन्यू रखा, अब वो पैसा 20% डाउन हो चुका है। तो अब क्या हुआ, रामलाल जी का पैसा बैंक्स बिग कॉर्पोरेट्स में दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स में दे रहे हैं, या NBFCs में दे रहे हैं। इट मींस यही पैसा जो म्यूचुअल फंड में जा रहा है, यही पैसा सर्कुलेट होके दोबारा से यहां आ रहा है। यानी कि जिस आदमी ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो पैसा उसी के लॉस में होने के बावजूद चैनलाइज होकर म्यूचुअल फंड में वापस आ रहा है। अब ऐसे कई सो कॉल्ड सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। उन्होंने म्यूचुअल फंड की कई एडवांस स्कीम्स में इन्वेस्ट किया, जैसे कि
उन्होंने इन्वेस्ट किया हाइब्रिड फंड्स, कॉर्पोरेट डेट फंड्स, ड्यूरेशन फंड्स, आर्बिट्रेज फंड्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड में जब उन्होंने पैसा किया, उन्होंने इस ट्रस्ट पे पैसा किया कि ये जो पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं ये मैं एक एएमसी में इन्वेस्ट कर रहा हूं। एएमसी का मतलब होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। और आपने देखा कि कैसे फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की एक स्कीम ड्रॉ डाउन हुई। टोटल सिर्फ एक टाइप की स्कीम में, क्रेडिट रिस्क फंड में 6 स्कीम्स ड्रॉ डाउन हुई, जिनका टोटल कॉर्पस जो मार्केट में आया वो अराउंड 28,000 करोड़ था। अब इसमें सिनेरियो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है क्योंकि जो लेटेस्ट डेटा मार्केट में आया है और ये डेटा अराउंड 13 अप्रैल का है, और जिस कंपनी ने डेटा दिया है उन कंपनी का नाम है वैल्यू रिसर्च। उनके हिसाब से 34 स्कीम्स अभी तक सेग्रीगेटेड हो चुकी हैं। 34 स्कीम्स, इनमें टोटल 7 एएमसीज हैं और इनमें टोटल कॉर्पस जो है वो 50,000 करोड़ प्लस का है। यानी कि ये सेग्रीगेशन अब क्रेडिट रिस्क फंड से ऊपर निकल चुका है और इनके अंदर टोटल 34 स्कीम्स, 7 एएमसीज और 50 करोड़ प्लस। कल रात को एक हमारे कस्टमर का फोन आया, उन्होंने एक अच्छा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और आपको जान के सरप्राइज होगा कि उसमें 72% पैसा सिर्फ फ्रैंकलिन के क्रेडिट रिस्क फंड में है। लॉकडाउन के कारण वो इस फंड को रिलीव नहीं करवा पाए और हमने उनको पहले भी वार्न किया था। क्रेडिट रिस्क फंड का नाम फ्रैंकलिन का पहले भी फ्यूचर ग्रुप से लिंक हुआ था, हमने तभी भी वार्निंग इशू करी थी। अब वो 72% पैसा जो उनका फ्रैंकलिन में फंस गया, अब वो कैसे आएगा नोबडी नोस। तो मोरल ऑफ द स्टोरी पार्ट 1 की ये है कि रामलाल जी जो पैसा म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, म्यूचुअल फंड वही पैसा बैंक्स में लगा रहे हैं, बैंक वही पैसे को बिग कॉर्पोरेट्स में या म्यूचुअल फंड या एसएलआर इसमें थ्रू रूट कर रहे हैं। सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स को लगता है हाइब्रिड फंड, कॉर्पोरेट डेट फंड, ड्यूरेशन फंड, आर्बिट्रेज फंड और क्रेडिट रिस्क फंड में जो पैसा होता है उनमें रिटर्न ज्यादा है, लेकिन असल में रिटर्न चाहे आपको ज्यादा दिख रही हो लेकिन वो फंड ठीक से मैनेज नहीं होते। इस पूरी स्टोरी में 3 लोग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पार्ट 1, इसके बाद पार्ट 1 ओवर, वी मीट इन पार्ट 2। नंबर 1 जो अपना रोल प्ले करता है इन्वेस्टर। इंडिया में इन्वेस्टर की कितनी नॉलेज है ये आपको पता है। इन्वेस्टर को लिक्विड और लिक्विड प्लस म्यूचुअल फंड में डिफरेंस नहीं पता। इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को शायद इतना भी नहीं पता होगा कि लिक्विड और लिक्विड प्लस म्यूचुअल फंड में जो असेट क्लासिफिकेशन होती है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, डेली वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होता है और ग्रोथ फंड कितने तरीके के होते हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहां पे तो फाइनेंशियल लिटरेसी का लैग है ही है। ये ट्रस्ट करते हैं इस आदमी पे रेगुलेटर। इंडिया में रेगुलेटर कितना इफिशिएंटली काम कर रहे हैं ये आप जानते हैं। दीवान हाउसिंग स्कैंडल एक शैडो बैंक था, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एक शैडो बैंक था, सत्यम स्कैंडल, यस बैंक स्कैंडल, पीएमसी बैंक स्कैंडल, फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड की स्कीम और अब सीकेपी बैंक, ये सारे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रडार में आते हैं, लेकिन सेबी कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है ये आप जानते हैं बहुत अच्छे से। तीसरा इसका आता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। जब हम इन फंड्स की बात करते हैं, खास तौर पे इन 2 फंड्स की, जिसमें एक होता है कॉर्पोरेट डेट फंड और एक होता है ड्यूरेशन फंड्स और खास तौर पे क्रेडिट रिस्क फंड, इन तीनों फंड्स के अंदर क्रेडिट रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है।
आपने खुद देखा कि इंडिया में क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कितना इफिशिएंटली काम करती हैं, तो मेरे को इसमें बताने की जरूरत नहीं कि तीनों लोग मिलके इन्वेस्टर के पैसे को घुमाते हैं। इन्वेस्टर अपने ट्रस्ट पर यह पैसा लगाता है। अब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या आंसरेबल है इस इंडिया में कि जो फ्रैंकलिन का म्यूचुअल फंड जो है वो शट डाउन हुआ, उसमें क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने क्या रेटिंग दी थी और क्या वो रेटिंग ठीक थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस स्कैंडल के अंदर ऑडिटर की भी आती है। इंडसइंड बैंक का ऑडिटर कौन है? अर्नेस्ट एंड यंग। एचडीएफसी बैंक का ऑडिटर कौन है? अर्नेस्ट एंड यंग। कि कोटक महिंद्रा बैंक का ऑडिटर कौन है? अर्नेस्ट एंड यंग। आपका फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का ऑडिटर कौन है? अर्नेस्ट एंड यंग। इनफैक्ट सारे बिग फोर्स ने एक सिलेक्टिव ऑडिट में एक ऊपर के जो टॉप क्लाइंट्स हैं वो सब बिग फोर्स हैंडल कर रहे हैं। तो जब ईवाई फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का ऑडिटर था, क्या ईवाई की ड्यूटी नहीं थी इन्वेस्टर्स को वार्न करना कि स्कीम शटडाउन हो सकती है? क्या एचडीएफसी बैंक, क्या आज इंडसइंड बैंक $750 मिलियन रेस कर रहा है और एक स्टडी के हिसाब से जो मार्केट में आई, इंडिया के कुछ सिलेक्टिव बैंक 35,000 प्लस करोड़ की फंडिंग रेस कर रहे हैं। क्या ये फंडिंग जो है, क्या इस फंडिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, ये बेसल 3 से कंप्लाइंट है, सो ऑन सो फोर्थ, क्या इसके लिए ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है? ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस स्टोरी के पार्ट 2 में, जिसका नाम होगा रिटेल क्रेडिट फंडिंग। तो अगर आज आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं तो याद रखिएगा ये एसआईपी अगले 5 साल तक भी प्रॉफिट में नहीं होगी, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों का एक माइंडसेट बन गया है कि एसआईपी प्रॉफिटेबल होती हैं, लेकिन वो भूल गए एसआईपी प्रॉफिटेबल तब होती है अगर जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो ठीक जगह पे इन्वेस्ट किया जा रहा है। वो पैसा तो एक सिलेक्टिव कॉर्पोरेट्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है। एक पब्लिक डोमेन इंफॉर्मेशन के हिसाब से एसबीआई म्यूचुअल फंड ने एसबीआई बैंक के शेयर्स बाय किए। आप मुझे ये बताइए, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास लीगल राइट है कि वो एसबीआई बैंक के शेयर बाय कर सके? मतलब एक इन्वेस्टर ने एसबीआई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और उसने वही पैसा एसबीआई बैंक में इन्वेस्ट कर दिया। आप इस चीज को सोचिएगा। ये था पार्ट 1, रामलाल और श्यामलाल की स्टोरी। श्यामलाल की स्टोरी अभी पेंडिंग है, लेकिन रामलाल जी सारी जिंदगी सपने की दुनिया में रहेंगे। वो एसआईपी में पैसा डालते रहेंगे और रामलाल जी जैसे बहुत लोग 100 CR तक का पैसा उसमें डालेंगे, लेकिन एक्चुअली में होगा क्या, वो पैसा इन रूट के थ्रू चैनलाइज होता रहेगा। अल्टीमेटली रेगुलेटर और क्रेडिट रिस्क एजेंसी और ऑडिटर, आप लोग इनके ट्रस्ट पे चलेंगे और पैसा आपका लूज होता रहेगा। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में आपको समझाएंगे एक ऐसी चीज जो अब इंडिया और वर्ल्ड वाइड एक बिग इश्यू का बिग इशू बनने वाली है। थैंक यू। वेलकम टू द पार्ट 2। आप जानते हैं कि ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप हमेशा डेटा पे बहुत ज्यादा विश्वास करता है और हम हमेशा डेटा की बात करते हैं क्योंकि डेटा बहुत कुछ बताता है। मीडिया और ट्रेजरी कंसल्टिंग ग्रुप में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम डेटा की बात करते हैं, ना कि कहानियों की। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर जो इंडिया में है, 1 मई 2020, पेज नंबर 6। फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर इंडिया में 1 मई 2020, पेज नंबर 6। अब इसको ध्यान से देखिए और इन फैक्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिचुएशन यहाँ से कितनी वर्स्ट हो रही है, क्योंकि हम जो अब डिस्कस करने जा रहे हैं, हम एक बैंकिंग का क्रिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं रिटेल लैंडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिटेल लैंडिंग काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसे समझिए। इस स्टडी के हिसाब से सबसे पहले इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया था कि अराउंड 400 मिलियन पीपल इंडिया में पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे ड्यू टू चाइनीज कोरोना वायरस।
इसे ध्यान से देखिए। If the government continues with an effective lockdown for most part of the country, the so-called green zone for under a fifth of the economic activity, यानी टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में जितनी भी होती है, अगर उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें तो जो ग्रीन जोन्स हैं वो उसके 1/5 है, यानी कि 20%। अभी गवर्नमेंट ने 3 जोन्स में डिवाइड किया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। तो इस स्टडी के हिसाब से ग्रीन जोन्स टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी का 20% है, यानी कि 80% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अभी भी जीरो है, यानी कि वो कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर रही, फिर चाहे वो इंडस्ट्री हो, होटल हो, मल्टीप्लेक्सेस हो या कुछ भी हो। इसी स्टडी के हिसाब से International Labour Organization estimate that 400 million people are in the country could slip to poverty if that just out to be correct। यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 400 मिलियन पीपल। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इंडिया की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 130 करोड़ है, वैसे तो कई लोग 135 करोड़ भी बोलते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 400 मिलियन, इट मींस अराउंड 40 करोड़। इट मींस टोटल इसमें इंपैक्ट कितने का हुआ? 40 divided by 130, which is around 30%. It means इंडिया की 30% पॉपुलेशन, 30% जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगी अगर ये चीजें कंटिन्यू रही। अब इसको ध्यान से देखिए, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। Whether it would be momentary or last standing will depend upon how long it will take, how long it will take for people to start working. An analysis by Shweta Sani and Pulkit Khatri in this newspaper yesterday showed that just a 25% fall in the income could lead 354 million Indians into the poverty line. It means अगर हमारी इनकम में 25% फॉल होता है, 25% फॉल होता है तो 354 मिलियन, यानी कि अराउंड 35.4 करोड़, 35.4 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे। 35.4 जो कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 28% के आसपास है। यानी अगर हम बेस केस सिनेरियो, इतना तो आप मानते हैं कि चाहे, अब इसका एक सीधा एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उनके इतने सारे बिजनेसेस हैं, इतना बड़ा सेटअप है, और आप इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिचुएशन कितनी ड्रास्टिक है और इसको बैंकिंग एंगल से लिंक करने की कोशिश कीजिए। First Mega newspaper, page number 4. RIL to cut pay defer bonuses for hydrocarbon business. इसमें क्या लिखा है? Disruptions caused by COVID-19 outbreak have led Reliance Industries to implement salary cuts and bonus deferred for the employee in its hydrocarbon business, with the chairman, which Mr. Ambani, will also forgone his entire compensation effective 1st April 2020. यानी एम्प्लॉइज की सैलरीज कट होगी और उनके बोनसेस कट होंगे और मिस्टर अंबानी खुद भी अपनी सैलरी को फॉरगो, मतलब कि जीरो करेंगे फ्रॉम इफेक्टिव 1st April 2020. In a letter returned to employee to the employee, Hital R. Mishmani, Executive Director at Reliance, said, effective 1st April 2020, the Board of Directors, including Executive Directors, Executive EC members and senior leaders, 30 to 50% of the compensation. यानी कि जो ऊपर की C लेवल की होती है वो 30 to 50% उनकी compensation चले जाएंगे. And 30 to 50% employees drawing less than 15 lakhs per annum, जिन employees की सैलरी 15 लाख से कम है उनमें कोई इम्पैक्ट नहीं होगा,
लेकिन जिनकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है, आज के टाइम में तो हर मैनेजर की सैलरी 15 लाख से ज्यादा होती है, तो यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनकी सैलरी में अराउंड 10% कट होगा। ये रिलायंस का है। जब रिलायंस जैसी बड़ी ग्रुप सैलरीज कट और डेफरमेंट पे आ रही हैं, तो आप ध्यान से देखिए इसका इंपैक्ट छोटे ट्रांसपोर्ट कंपनीज, कैब कंपनीज, होटल कंपनीज, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एविएशन सेक्टर, इस पर डेफिनेटली होगा, 110% होगा। अभी कहानी में मेजर ट्विस्ट बाकी है। अगर हम इसी चीज को पेज नंबर 6 की स्टडी से लिंक करें तो हमें कुछ ऐसे फिगर्स मिलते हैं जो फिगर्स काफी ज्यादा डराने वाले हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। इन फिगर्स के हिसाब से इंडिया में जो रेड जोन है वो अराउंड 52.7% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी है, 52.7%। इंडिया में जो ग्रीन जोन है वो अराउंड 19.4%, यानी कि रफली 20% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और इंडिया में जो ऑरेंज जोन है वो अराउंड 28% ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी है। यानी अगर फ्लैट में देखें तो 53% ये रेड जोन, इसमें कुछ एक्शन नहीं हो रहा। अराउंड 20% जो है वो ग्रीन जोन, इनमें एक्शन होगा और किस लेवल तक होगा पता नहीं। और अराउंड 27 to 28% ऑरेंज जोन, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। यानी इंडियन इकोनॉमिक आउटपुट जो ग्रो होगा वो सिर्फ 20% पे होगा। सिचुएशन यहां से वर्स्ट हो जाती है। और ये ध्यान से देखिए, अगर 50% सैलरी कम हुई ओवरऑल सिस्टम में, तो इसकी मंथली कॉस्ट, अगर 50% से लेस सैलरी कम होती है, 50% से सैलरी लेस कम होती है, तो इसकी मंथली कॉस्ट अराउंड 65,000 करोड़ पर मंथ होगी। यानी कि एक मंथ में इंडिया को टोटल हिट जो होगा वो 65,000 करोड़ का होगा। और अगर ये सैलरी 100% कट होती है, जो मेजर केसेस में हुई भी है, तो इसका इंपैक्ट डबल होगा, विच इज अराउंड 1,30,000 करोड़ पर मंथ, डबल से ज्यादा। और इसमें सबसे बड़ा इश्यू ये आता है जो इसके दूसरे वाली स्टडी में दिया गया है, जो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, इसको ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग, अकॉर्डिंग टू द नीति सिनेरियो 2, the expectation is of a 2 to 3% contraction in a real GDP from fiscal year 20 to 21। यानी नीति आयोग भी इस बात को मानता है कि जीडीपी 2 to 3% कॉन्ट्रैक्ट होगी। This 2 to 3% projected GDP drop in real 2 to 3% projected drop in a real GDP according to नीति आयोग estimate resulting a job losses of 38 million workers। ये ध्यान से देखिए, ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रहा है। यानी नीति आयोग के हिसाब से 2 to 3% इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। जिन लोगों को नहीं पता मैं समझा दूं, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि अगर आज आपकी जीडीपी 100 रुपीस है मान लेते हैं, तो रिवाइज जीडीपी जो होगी, मतलब जब नेक्स्ट हम ग्रोथ निकालेंगे तो वो 97 रुपीस हो जाएगी। यानी ग्रोथ तो दूर की बात है, हम और कम हो जाएंगे। अच्छा, इसमें गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट ने तो कुछ किया नहीं, लेकिन इसका इंपैक्ट गवर्नमेंट के रेवेन्यू पे जरूर आता है, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रो होगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू ग्रो होगा। एग्जांपल, आज आपने कोई कैब ली दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए, चाहे वो उबर हो या ओला हो, उस ऐप में आपने 400 रुपीस की पेमेंट करी, कैब चार्जेस आपके घर से लेके एयरपोर्ट तक। 400 रुपीस पे गवर्नमेंट ने कुछ 18% जीएसटी लगाया, तो अराउंड 72-73 समथिंग जो है वो आपका जीएसटी हो गया। वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया, या जितना भी जीएसटी वो कैब पे लगाते होंगे, तो वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया। जब वो जीएसटी गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट ने उस जीएसटी को जो मनरेगा है, ये प्रोग्राम एंड ऑल द फैसिलिटेशन स्कीम्स में लगाया। लेकिन इस लॉकडाउन में जो आप तो घर से बाहर ही नहीं गए, तो आपने कैब भी नहीं करी क्योंकि एविएशन तो पूरा स्टॉल है। अब आपने कैब नहीं करी तो वो 400 रुपीस का एक्सपेंसेस भी नहीं हुआ। तो अगर 400 रुपए के एक्सपेंसेस नहीं हुआ तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिला,
और जीएसटी से जरूरी बात, उबर जो अपना या ओला जो अपना बिजनेस कर रहा था वो बिजनेस भी बंद हो गया। तो जो ड्राइवर है, ड्राइवर को जो कॉम्पेंसेशन आ रही थी वो कॉम्पेंसेशन भी नेट जो है जीरो हो गई। ये होता है जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन। अब हम नीति आयोग के एस्टीमेट को देखिए। नीति आयोग का एस्टीमेट 2 to 3% जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन का है और इसमें उन्होंने बोला है कि 38 मिलियन वर्कर्स की जॉब लॉसेस जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रहा है। 38 मिलियन, यानी 38 मिलियन का मतलब होता है 3.8 करोड़, यानी अराउंड 4 करोड़, यानी 4 करोड़ के आसपास लोगों की जॉब्स जाएंगी। इंडिया में ऑलरेडी जॉब सिनेरियो कितना अच्छा है ये आपको पता है। एक पीएन की जॉब के लिए इतने बड़े बड़े एमबीए और पीएचडीज तक एक पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये भी एक फैक्ट है, आप गूगल पे चेक कर सकते हैं। इस चीज को प्रॉपर समझिए। The 2 to 3% projected drop in the real GDP correspondent, according to the NITI estimate, to do a job losses totaling of 38 million, which is 3.8 crores, and a sharp worsening of a non-performing asset crisis in the banking and the non-banking financial sectors, and a sharp worsening of a non-performing asset crisis in the banking and the non-banking financial corporation. In particular, NITI expects that intimate NPA under scenario 2 could increase by 8.1% compared to the status quo. It means अभी हमारे NPA अगर X है, मान लेते हैं, तो नीति आयोग के हिसाब से ये 8.1% इंक्रीज हो जाएंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रहा है। वर्स्टिंग सिचुएशन आती है यहां पे, इसे ध्यान से देखिए। Even the 2 to 3% drop in the GDP, which is bad enough, makes damaging sectorial impacts. नीति आयोग के एनालिसिस के हिसाब से ये 14 सेक्टर्स टुगेदर 70% ऑफ द जीडीपी है और इसमें 60 to 80% आउटपुट लॉस होगा। अब इसे ध्यान से समझिए, जो ये क्या कह रहे हैं। ऑटोमोबाइल और एडवांस इंडस्ट्रीज में आउटपुट लॉस होगा 50 to 70%। तो मैं यहां लिख के देता हूं, ऑटोमोबाइल में होगा 50% to 70%, और टेक्सटाइल, फ्राइट, लॉजिस्टिक्स, ऑयल, इनमें होगा अब अराउंड 40%। मेटल्स और माइनिंग में होगा अराउंड 35 to 40% और पावर सेक्टर में होगा अराउंड 20 to 25%। मैं पूरी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन ये नीति आयोग के स्टैटिस्टिक्स हैं। पार्ट 2 को समझिए, आपको कुछ काफी इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएंगी कि कैसे बैंकिंग स्कैंडल और कैसे अब हम एक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। इंडिया का 5th यानी 20% पार्ट ग्रीन जोन में है, यानी 80% पार्ट रेड जोन में है या ऑरेंज जोन में है। जो अभी फिगर्स एस्टिमेट है इस स्टडी के हिसाब से, अराउंड 53% एरिया रेड जोन में है और अराउंड 27% ग्रीन जोन में है, यानी 80% उस जोन में है जिसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के एस्टिमेट के हिसाब से 400 मिलियन पीपल यानी 40 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे होंगे, जो इंडिया की पॉपुलेशन का अराउंड 30% है। इस स्टडी में यही बोलती है कि अगर सैलरीज में 25% कट होता है तो 354 मिलियन पीपल यानी अराउंड 35.4 यानी अराउंड 28% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन आ जाएगी। ये स्टडी कहती है कि अगर सैलरीज में 50% डिक्लाइन होता है तो इंडिया को मंथली बेस पे अराउंड 65,000 करोड़ का लॉस होता है, और अगर 100% सैलरीज कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जो हो भी रही हैं, जो अराउंड 1,30,000 करोड़ का होता है। नीति आयोग की स्टडी के हिसाब से इंडियन जीडीपी एक सिनेरियो में अराउंड 2 से 3% कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, जिससे एस्टिमेट 3.8 करोड़ अराउंड 4 करोड़ जॉब्स जा सकती हैं। नीति आयोग की स्टडी के हिसाब से बैंकिंग सेक्टर में जो एनपीएस हैं वो 8% से राइज हो सकते हैं। ऑटो सेक्टर में 50 to 70% कॉन्ट्रैक्शन, which is textile, freight and your logistics and oil में around 40%, metals and mining में around 35 to 40%, power sector में 20 to 25% कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये नीति आयोग बोलता है।
ये सारी चीजें मिलकर एक चीज पर इंपैक्ट डालेंगी और वो होता है बैंक रिटेल लैंडिंग। आरबीआई ने एनपीए क्लासिफिकेशन में 90 टू 180 डेज का रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन 180 डेज का मतलब ये नहीं है कि 180 डेज कभी भी नहीं आएंगे। 180 डेज कभी तो आएंगे। तो 180 डेज के बाद जब एनपीए की क्लासिफिकेशन होगी तो इस पर एक डेफिनेटली इंपैक्ट होगा। पार्ट सी में हम इस चीज को एक लेवल आगे लेके जाएंगे और डेटा के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सिचुएशन कितनी वर्स्ट है या नहीं। हैव अ गुड टाइम। अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। इसमें हम एक और डेटा फैक्ट इंक्लूड करने जा रहे हैं। किसी भी बैंक में दो चीजें होती हैं, कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स। ये कासा जो होता है ये डिपॉजिटर्स इन्वेस्ट करते हैं और इस पे वो इंटरेस्ट अर्न करते हैं। कागज पे, प्रैक्टिकली अर्न नहीं करते, कागज पे। तो इस कासा को लैंड किया जाता है। इस कासा के कई लैंडिंग बैंक्स अलग अलग तरीके से करता है, जैसे कि कॉर्पोरेट लैंडिंग, कॉर्पोरेट लैंडिंग का क्या हाल है ये तो आपने इंडसइंड बैंक में देखा, ये आपने यस बैंक में देखा, और ऐसे कई स्कैंडल्स अभी और आएंगे। दूसरा प्रायोरिटी लैंडिंग, गवर्नमेंट के कुछ क्लॉसेस कि आपको इन सेक्टर्स में बेसिकली लैंड करना ही है। तीसरा, वैसे तो तीन नहीं होते, बहुत होते हैं, लेकिन इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, रिटेल लैंडिंग। नॉन परफॉर्मिंग असेट तीनों पे कंप्यूट होता है। इनफैक्ट नॉन परफॉर्मिंग असेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो मैं कई बार बोल चुका हूं कि ये तीन चीजें इन तीनों पे इंप्लीमेंट होती हैं। नंबर 1 ECL, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस। ये इंडिया में कभी नहीं आएगा, और आएगा तो इसकी डिस्क्लोजर कभी भी ठीक से प्रेजेंट नहीं की जाएंगी, क्योंकि यही इंडिया का हाल है और ऐसे ही इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम वर्क करता है। दूसरा, परमानेंट इंपेयरमेंट और राइट ऑफ। तीसरा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, ग्रॉस या नेट। इंडिया की मीडिया और इंडियन लोग सोशल मीडिया पे वो सारी जिंदगी यहां पे अटके रहेंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट, उन्हें समझ नहीं आएगा कि ये एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस और इंपेयरमेंट नाम की भी कोई चीज होती है। यूएस के अंदर एक और चीज आ रही है 2020 से, इसको बोलते हैं करंट एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस, दैट इज। तो ये चीज इंडिया के लिए इनवैल्यूएबल है, ये भी इनवैल्यूएबल है, ये भी इनवैल्यूएबल है, ये वैल्यूएबल है, क्योंकि इंडियन मीडिया को यही समझ में आता है। अब अगर हम इस डेटा की बात करें जो नीति आयोग ने दिया है, मैंने नहीं दिया है, इस डेटा के हिसाब से नीति आयोग ने दो सिनेरियो दिए हैं, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3। मैं आपके लिए फिर रिपीट कर दूं। According to the NITI scenario 2, the expectation is of 2 to 3% contraction in a real GDP year on year from fiscal year 20 to 21. The model projects a sharp contraction in quarter 1 2021, the quarter we are now in, with a gradual recovery over the remaining 3 quarters, but the net loss of the real GDP is around 2 to 3%. Contrary to contrast this very plausible scenario with the International Monetary Fund, who expected around 1.9% growth
in the Indian real GDP. कहने का मतलब ये कि नीति आयोग ये बोल रहा है कि 2 to 3% कॉन्ट्रैक्शन होगी और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बोल रहा है कि 1.9% ग्रोथ होगी। इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्शन एक क्रिकेट मैच की तरह हो चुकी है। फिच कहीं और, स्टैंडर्ड पुअर कहीं और, मूडी कहीं और, नीति आयोग कहीं और, IMF कहीं और। लेकिन रियलिटी ये है कि इस बार मैं नीति आयोग के साथ हूं, पहली बार, क्योंकि फ्रेंच इकोनॉमी 6% से कॉन्ट्रैक्ट हुई, अराउंड आपका यूरोजोन अराउंड 3.32% से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यूएस की जीडीपी अराउंड 5% से कॉन्ट्रैक्ट हुई। और अब जो सिचुएशन सिंगापुर में चल रही है वो आप सबको दिख रही है, यहां पे भी जीडीपी मिनिमम 4% कॉन्ट्रैक्ट होंगी या शायद इसके आसपास। तो जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में मैं पहली बार नीति आयोग के साथ हूं कि यह पहली सही एनालिसिस नीति आयोग ने करी है। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। और वो ट्विस्ट है ये, however, the headline projection of 2 to 3% drop in the GDP should be staring. This is to say nothing in the most dire scenario 3, especially one involving a higher extended lockdown due to virus resurgence, which predict a GDP contraction of around 8 to 10%. नीति आयोग इस बात को मानता है कि वायरस रिसर्जेंस के बाद अगर लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, और गवर्नमेंट भी जानती है कि लॉकडाउन आसानी से खुलने वाला नहीं, तो जीडीपी में 8 to 10% का कॉन्ट्रैक्शन आता है। 8 to 10% कॉन्ट्रैक्शन अगर इंडियन जीडीपी पे आता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, आप इस चीज को समझिए। इंडिया के बैंक्स अपनी रिटेल लैंडिंग की बुक्स पे बैठे हैं, फिर चाहे वो कोई भी बैंक हो, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस, प्लस सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स, सबकी बुक्स में रिटेल लैंडिंग है, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये रिटेल लैंडिंग बुक्स की टोटल कितनी वर्थ है रुपीस और डॉलर में, ये डेटा आज हमारे पास नहीं है। आपको याद होगा यस बैंक स्कैंडल में हमने, क्योंकि टाइम हमेशा कम होता है, 5 टॉप बैंक्स का कॉन्टिजेंट लायबिलिटी निकाला था और वो 826 बिलियन हो गया था। यानी इंडियन जीडीपी जो अराउंड 2.7 ट्रिलियन है, सिर्फ उसमें 826 बिलियन जो था वो आपका 5 बैंकों की कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थी। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर हम सारे बैंक्स का रिटेल लैंडिंग निकाले तो हमें पता नहीं, क्योंकि इसके लिए एक एक बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट में जाके देखना पड़ेगा। ये काम क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का है, डेटा कंपाइलेशन का, आई होप उन्होंने किया होगा। अगर इस रिटेल लैंडिंग के सिनेरियो को इसमें और इसमें किया जाए तो आप ध्यान से देखेंगे कि इंडिया में 3 इंपैक्ट होंगे। प्रोविजनिंग जो स्टीप प्राइस होगी, मैं भी आपको इसका चार्ट बताऊंगा। नंबर 2 एक्चुअल एनपीए, और मैं आपको पढ़ के दोबारा बताता हूं कि नीति आयोग ने क्या बोला है। In particular, NITI expect that incremental NPA under scenario 2 will increase by 8.1% compared to the status quo. यानी कि जो स्टेटस को है वो तो है, स्टेटस को का मतलब करंट स्टेटस को है जो है, इसके अलावा एनपीए अराउंड 8.1% से राइज होंगे। और तीसरा, बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी जिसे बोलते हैं पैट या सस्टेनेबिलिटी या नेटवर्थ, आने वाले टाइम में इंडियन बैंकिंग सिनेरियो वर्स्ट सिचुएशन में फेस होगा, आउटपुट लॉस होगा। इन दोनों सिनेरियो में से मेरे हिसाब से प्रोबेबल सिनेरियो ये होगा जो हिट होगा। ये सिनेरियो ऑलरेडी हिट हो चुका है, ये सिनेरियो हिट होगा। इंडिया का कोई भी बैंक हो, उसकी बुक्स में रिटेल लैंडिंग है, वो रिटेल लैंडिंग यहां से फ्लक्चुएट होगी। उस रिटेल लैंडिंग के कारण प्रोविजनिंग इंक्रीज होगी, एक्चुअल एनपीए इंक्रीज होंगे और पैट इंक्रीज होंगे। इसलिए अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप रामलाल हैं या आप श्यामलाल हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो भी आप लॉस में हैं,
और अगर आपने एफडी इन्वेस्ट करी तो सीकेपी बैंक का केस देखिए, आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे। यस बैंक में 81 का केस देखिए, अभी तक आप कोर्ट में हैं। तो आप रामलाल हो या श्यामलाल हो, आप दोनों तरीके से मरे हैं। बैंक्स की प्रोविजनिंग, एक्चुअल एनपीए, पैक्ट इंक्रीज होगा, लेकिन ऑडिटर इंडिया में बिग 4 कभी ये नहीं होने देंगे। आज 180 90 टू 180 डेज के बाद देखते हैं बिग 4 बैंक्स के एनपीए को कैसे बचाते हैं। यह था हमारी स्टोरी रामलाल और श्यामलाल की। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। टाइम एक इशू है, वरना हम इस स्टोरी को आपको और भी डिटेल में बताते। एक चीज जाने से पहले, सिचुएशन वर्स्ट है, कुछ ज्यादा वर्स्ट है। जब गवर्नमेंट खुद माने कि जीडीपी में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, तो आपको समझ जाना चाहिए। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को आग लगा रहे हैं मार्केट में बाय करके, लेकिन कब तक ये भी हम देख लेते हैं। 10 से ज्यादा फंड्स, 7 एएमसीज, 34 फंड्स और अराउंड 50,000 करोड़ ऑलरेडी सेग्रीगेट हो चुके हैं। कई फंड्स ने अपनी एनएवी भी रिड्यूस कर दी है, यील्ड्स भी नीचे गई हैं। डेट फंड्स में सिर्फ मार्च में 1.94 लाख करोड़ का आउटफ्लो हुआ, सिर्फ मार्च में 1.94 लाख करोड़ का आउटफ्लो। एसआईपी नेगेटिव में है। इक्विटी म्यूचुअल फंड पॉजिटिव रिटर्न तो भूल जाओ, वो नेगेटिव रिटर्न है और वो बढ़ते जा रहे हैं। आईएलओ और नीति आयोग की क्या स्टैटिस्टिक्स है, ये हमने आपको बताया। इंडिया में जॉब का सिनेरियो क्या है, और नीति आयोग खुद इस बात को मानता है कि इस इशू के कारण अराउंड 3.38 मिलियन, विच इज अराउंड 3.8 करोड़ जॉब्स जाएंगी। आईएलओ और ये स्टडी के हिसाब से मिनिमम 325 मिलियन पीपल, यानी अराउंड 28% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएगी। रिटेल लैंडिंग पे इसका डेफिनेटली इंपैक्ट होगा, और दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट इस इंपैक्ट से भाग नहीं सकता। और अगर किसी को लगता हो ये गलत हो, तो मुझसे सीधे बात करें, मैं भी जरा देखूं कि किसकी मैथमेटिक्स ज्यादा स्ट्रांग है। इसलिए दोस्तों, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं जिसमें हम पहले दिन में सेकंड सेशन खेल रहे हैं, और प्रॉपर 5 दिन का टेस्ट मैच है। तो डरो नहीं, धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्वायर करो, उन सारे स्टॉक्स को जो इंट्रिंसिक वैल्यू के पास आ चुके हो। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे स्टॉक्स को एक्वायर करो, धीरे धीरे पोजीशनिंग लो, बिल्कुल भी मत घबराओ, केयरफुल रहो, ट्रेडिंग टेक्निक सीखो, और याद रखो ये सारे बैंक्स इस इशू को फेस करेंगे, ये इससे भाग नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस बात को अब एक्नॉलेज कर रही है। और ये रहा वो एनालिसिस, हमने वो डिटेल्ड एनालिसिस देखी है। हम इस डिटेल्ड एनालिसिस पर डिटेल्ड वीडियो अगर टाइम मिलेगा तो बनाएंगे। टू कट द लॉन्ग डिस्कशन शॉर्ट, केयरफुल रहें, सेफ रहें, और मेंटली स्ट्रेटेजिकली प्लान करें। हमारा हेज फंड डेस्क 100% लाइव हो चुका है, सारे ग्रुप्स लाइव हो चुके हैं, ट्रेनिंग्स लाइव हो चुकी हैं, शीतल अकेडमी लाइव हो चुकी है, शीतल अकेडमी के कोर्सेज लाइव हो चुके हैं। और आपको कोई इंफॉर्मेशन हो, यू नो माय नंबर 9899242978, 9899242978। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, गंधारी ने मजबूरी में अपनी आंखों पे पट्टी बांधी थी, लेकिन आप गंधारी नहीं है, और हिंदी मीडिया हमारी मजबूरी नहीं है। हैव अ गुड टाइम। So good evening. This side Rahul Magan here as a Group Chief Executive Officer of Treasury Consulting and also a venture capitalist. As you know that Treasury Consulting is a Singaporean based headquarter group, and we believe in doing new things on almost every day. We endeavor to be a bank, and we are moving as a bank.
Having said that, slowly we are adding all the products of our bank under one kitty, which is known as one umbrella. And apart from our bank, we continue to launch new product for our consultancy business also. Unfortunately, when it comes to EdTech, which is known as the education technology, the people mindset is that Coursera, Udemy and all these courses, EDX, they are the only platform. Unfortunately, what is happening is that freebies which are being offered on these platforms are considered in such a way that whatever is being taught is correct, absolutely perfect. Now Treasury Consulting Group is entering as a OTT platform, which is over the top platform, which is known as TRFX Academy. And this TRFX Academy is more or less ready. Having said that, effective in another 10 to 12 days, we would be launching our first course, which would be on the option contracts. Eventually, we would be launching multiple courses, which includes wealth management, include private equity, include interbank, include alternate finance, alternatives, sovereign wealth fund, accounting, IFRS and multiple. Like you know us very well that we believe in giving practical knowledge. The EdTech platform which we are launching would not be of Byju's, not like Amazon and Netflix. Not because Amazon and Netflix, because we don't offer any movies. Eventually 2021 we would be launching movies, but this is little far now. Not like Byju's, because we will not be giving 10th and 11th and 12th standard knowledge. We would be giving knowledge which are applicable to bankers, lawyers, traders, professionals, prop traders, investment bankers, commodity traders, platform and all. And I assure you that we would be launching very dedicated courses compared to even those topics which you not heard even on the Google. So 15th of March, plus minus 2-3 days, our course would be getting launched. And once it would be getting launched, then it will come on our platform. You can subscribe to that course. We would be targeting 800 rupees per course. Every course would be minimum 120 minutes, which is roughly 2 hours. We would be sharing few Excel files, plus we would be sharing my personal attention of half an hour attached with every course. The price which we kept is very competitive, which is 800 rupees, and we assure you, like you know us, that Treasury Consulting would be launching those courses in the video format which even cannot be found on the Google. Our courses would be made in such a way that what industry want, we will make course accordingly. So industry want a person who knows finance, he should know artificial intelligence also. So we teach him this. Industry want the hardcore concept of the options should be taught. We will teach this. In startups wants need to learn about private equity and all. We will issue this. So rest assured, lot of things are in action. You know my mobile number, which is +91 9899 242 978. You know my alternate mobile number, which is +91 9818 485 155. Our fixed income platform, www.fixedincome.global. We assure you there are much action on the cards, and within this year Treasury Consulting would be a leading OTT player. Before winding up this video, please don't assume that this is the only thing. As the time would pass, we would be linking our OTT with the cloud service of Amazon, Google, Alibaba or Microsoft, who will offer the better pricing and with the better compatibility. Ultimate objective is before 2021 end, you can see EdTech on a cloud, which is edge technology, just like we have Amazon Prime. It's a new chapter for Treasury Consulting, and Treasury Consulting is ready as usual. Have a great time. At onset, we thank you very much for watching this video. The purpose of the Treasury Consulting Group YouTube channel is to spare a lot of knowledge, and that too practical knowledge in the public domain. We feel that the current education system in majority of the countries of the globe,
believes in degree, but we believes in knowledge. People often ask what Treasury Consulting does. Treasury Consulting is a Singapore multinational headquartered group wherein we currently have three legal entities, which is Singapore, India and Hong Kong. Eventually in this year we are planning a British entity and two OBRs, which is Overseas Bank Representative, which one in Germany, one in Greece tentatively. On knowledge front, we do offer a lot of stuff. We are having our fixed income platform www.fixedincome.global, wherein around 62 plus live trading desks are there. And by December 2021, which is approximately 2 years from here, in a phased manner, about 100 plus, which is about 38 more will come. So in another 2 years, around 100 plus desks would be live. We do have around 200 plus training courses covering various topics which are available live on our fixed income platform. Currently we offer in 5 parts, which is functional trainings, forensic trainings, regulatory trainings, information technology trainings and technological trainings. More trainings are coming. Apart from that, we do offer MTM desk, which is mark to market of derivative, consultancy, project implementation, treasury management system, almost everything which we are coming, and more product domains are coming. On a knowledge basis, Treasury Consulting hold our Hedge Fund Academy, which is 182nd platform. We hold our Audiobook Academy, which is known as Audiobook. We are coming up with our OTT platform, which is over the top, which we titled as TRFX. And it would be completely different than we have Amazon and Netflix due respect to both companies. Our investment bank, hedge fund, it is also coming. More importantly, we operate 44 plus WhatsApp groups, and where we cover the books, the magazines, the bank research reports, I would say the GST, the corporate finance, the educational videos, the treasury, derivative, financial markets, synthetic derivative and whatnot. All these 44 WhatsApp group are linked with the thread. So if a member of one group wanted to join another group, he can freely join that group. We do operate almost daily derivative email. You are welcome to join our group, but once again this group is subject to invitation and we will see your profile, we scrutinize your profile. So it is not for all, it is based upon the people, those who hold good profile. But if you have a fire in you and we see that you wanted to learn something different, we will definitely give you an opportunity to join. More importantly, my mobile numbers, which is +91 9899 242 978. My alternate number +91 9818 485 155. Both are in the public domain. They both are on WhatsApp. You are welcome to WhatsApp me at any point of time. Do not forget that we are the only platform when it comes to private placement, and there are so many things we are offering in private placement and many things which we are adding. Overall, Treasury Consulting is currently a Singapore multinational headquartered group, which would soon be London headquartered group, and Singapore would be Southeast Asia headquarter for Treasury Consulting. Our fixed income platform www.fixedincome.global cover a lot of information. We once again thank you very much for watching our videos, and we assure you that our both YouTube channels, which is Foreign Exchange Maverick Thinkers and which is Treasury X, and our TikTok channel would continue to grow. We are expecting around 6,000 plus videos only in 2020 and around 5,000 plus videos next year onwards on YouTube. And God willing, by 2020 December, we would be crossing hell lot of videos. Have a great time, and once again thank you very much. And our ambition of becoming or serving you or giving you a knowledge which books even do not give would continue. Have a great time.